हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब परिवार जेपी एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यह जो क्लास या सेशन, यह वीडियो आपका हिंदी का रहने वाला है, यानी कि संपूर्ण हिंदी या सामान्य हिंदी की बात करें। यहाँ पर हम लोग व्याकरण प्लस साहित्य दोनों ही विषयों को कवर करेंगे। व्याकरण और साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और इनका विस्तृत व्याख्या देखेंगे हम लोग। जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में करते आ रहे हैं कि प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या के साथ हम लोग इनका अध्ययन कर रहे हैं, इनका अभ्यास कर रहे हैं। उसी प्रकार से आज भी इस वीडियो में भी हम लोग प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या समझते हुए चलेंगे। आप लोग बहुत ही धैर्यपूर्वक इसको देखिएगा और कोशिश कीजिएगा प्रश्नों के उत्तर देने का, और खुद को जांचने और परखने का आपको यहाँ पर मौका मिलेगा कि आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन की, बहुत ज़्यादा देर न करते हुए। जो भी व्यक्ति नए आए हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और हम लोग शुरुआत करते हैं इस सेशन की। तो आज का अपना पहला प्रश्न है जो कि आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा इनको। जो है सबसे पहले आप अपना जवाब दे दीजिएगा और उसके बाद जो है इनका आंसर देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? आपसे क्या पूछा गया? यहाँ पर तत्सम पूछा गया है। तो यहाँ दिए गए शब्दों में कौन सा तत्सम हो जाएगा? क्या बारात होगा, वर्षा, हाथी या फिर आंसू? कौन हो जाएगा? तो आप बताएं कि यहाँ पर जो विकल्प बी है ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। वर्षा। वर्षा का तद्भव क्या होगा? तो क्या बताएंगे? वर्षा का तद्भव क्या होगा? तो बताइएगा आप। बारिश। क्या हो जाएगा? बारिश। बाकी के जो विकल्प हैं उनमें कौन सा शब्द दिया है? तो आप बताएंगे तद्भव दिया है, तो इनका तत्सम देखें। बारात का तत्सम क्या होगा? तो आप बताएंगे वर यात्रा होगा। ठीक है। हाथी का तत्सम क्या होता है? तो बताओगे आप। हस्ती हो जाएगा। और आंसू का तत्सम क्या होता है? तो अश्रु हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2। यहाँ आपसे क्या पूछा गया? भ्रमर शब्द का तद्भव रूप है। तो यहाँ जो भ्रमर दिया है इसका तद्भव क्या होगा? क्या ब्यौरा होगा, भ्रामक होगा, भ्रमण होगा या फिर भंवरा होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भ्रमर का तद्भव क्या होता है, तो बताएंगे भंवरा होता है। विकल्प डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्यौरा का मतलब क्या होगा? तो बताओ विवरण। क्या होगा भाई? विवरण होगा। और भ्रामक का क्या होगा? तो भूल होगा। ठीक है। भ्रमण का मतलब होता है घूमना फिरना, घूमना, विचरण करना। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 भाषा एवं बोली से संबंधित है। तो यहाँ अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? तो जो भाषा थी अपभ्रंश, उसमें कितने स्वर मौजूद थे? क्या 6 स्वर थे, 7 थे, 8 थे या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? तो क्या बताओगे दोस्त? क्या बताओगे? कि जो अपभ्रंश भाषा है इसमें स्वरों की संख्या थी 8। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन से 8 स्वर थे? तो बताओगे अ, ए, ए, उ, उ, ए और ओ। ठीक है। तो ये जो है अपभ्रंश भाषा में 8 स्वर थे। हिंदी भाषा का विकास किस के बाद हुआ है? तो क्या बताओगे? अपभ्रंश से ही हुआ है, सौर ध्वनि अपभ्रंश से। लेकिन आदि जननी जब पूछा जाएगा तब संस्कृत लगाओगे। वैसे हिंदी का विकास पुरानी हिंदी से पहले अवहट, अवहट से पहले अपभ्रंश। ठीक है ना? तो ये क्रम याद रखिएगा, पिछली वीडियोज में हमने कराया है। क्लियर है? अगर आपसे हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या पूछेगा तो क्या बताओगे? तो 11 स्वर होते हैं हिंदी में, 11 स्वर। प्रश्न संख्या 4। हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है? जो भाषा हिंदी है इसका प्रहरी किसे कहा जाता है? क्या मदन मोहन मालवीय जी को कहा जाता है,
पुरुषोत्तम दास टंडन, महात्मा गांधी या फिर काका कालेलकर जी को किसको कहा जाता है? तो हिंदी का प्रहरी जो कहा जाता है, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, पुरुषोत्तम दास टंडन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विकल्प बी हिंदी का प्रहरी। आप लोग विशेष तौर से याद रखिएगा। चलें अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 और 5 में आपसे क्या पूछ लिया गया है? पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो हिंदी भाषा हिंदी साहित्य का जो कालखंड है उनके नाम से ये प्रश्न आया है। तो यहाँ देखिए क्या आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर गद्यकाल। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल जी ने जो है हिंदी को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। कौन कौन सा? पहले को इन्होंने कहा वीर गाथा काल, क्या कहा है? वीर गाथा काल। दूसरे को कहा है पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल। तीसरे कालखंड को इन्होंने कहा उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। और चौथे को इन्होंने क्या कहा? गद्य काल कहा, गद्य काल कहा। ठीक है, तो 4 कालखंड हो गए। तो वीर गाथा काल को आदिकाल के नाम से जाना जाता है, रीति काल को पूर्व मध्य उत्तर मध्यकाल और भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। तो आपसे पूछा क्या गया है? पूर्व मध्यकाल, तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, इनकी समय सीमा की बात करें तो आदिकाल की समय सीमा क्या है? 1050 से लेकर 1375 विक्रम संवत, ये विक्रम संवत में है सब। रीतिकाल की समय सीमा क्या है? तो बताओगे 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत। कितना है दोस्तों? 1900 विक्रम संवत। भक्ति काल का समय क्या है? तो क्या बताओगे? 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत तक है। और गद्य काल का जो समय है वो 1900 से लेकर 1984 विक्रम संवत तक है। कहाँ तक है? 84 विक्रम संवत तक है। किसके अनुसार है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है और यही सर्वमान्य मत भी है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है? अगर आपको इसको ईस्वी में बदलना हो तो क्या होगा? तो कहोगे ईस्वी में बदलने के लिए, ईस्वी में बदलने के लिए, बदलने के लिए विक्रम संवत से, विक्रम संवत से 57 घटा देते हैं, घटा देते हैं। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, जब ईस्वी में पूछा जाएगा तो 57 घटा दीजिएगा। ईस्वी में दिया हो, विक्रम संवत में पूछ ले तो 57 जोड़ देंगे। क्लियर है ना? यहाँ तक बेहतर समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी है? कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी, ये आपको बताना है। तो ये किसके हो जाएंगे? क्या मोद के होंगे, क्रोध के होंगे, आनंद के होंगे या फिर हर्ष के होंगे? किसके हो जाएंगे ये समानार्थी? आप लोग बताइए। तो क्या बताएंगे? कोप और रोष जो है ये किसके समानार्थी हैं? तो ये क्रोध के समानार्थी है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्रोध के अगर अन्य समानार्थियों की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बताओगे गुस्सा होगा, है ना? गुस्सा होगा, आक्रोश हो जाएगा, क्या होगा? आक्रोश हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? प्रकोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकोप हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चीजें देख लें कि मोद, आनंद और हर्ष ये क्या है? ये एक दूसरे के पर्याय है, समानार्थी है। तो इनके अन्य समानार्थी की बात करेंगे। यहाँ मोद दिया है, आनंद दिया है, हर्ष दिया है, साथ ही साथ ये है क्या? तो बताओगे खुशी के हैं, खुशी के हैं। क्या है इसका अन्य? उल्लास हो जाएगा। उल्लास के अलावा रमणीय भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रमणीय भी हो जाएगा। प्रमोद दिया है, आमोद हो जाएगा, आमोद हो जाएगा, मोद है, आमोद है, प्रमोद है। ठीक है, ये अन्य जो है इसके समानार्थी होंगे या इन्हीं को हम लोग कहेंगे पर्यायवाची। क्लियर है ना? चलें आगे देखें। प्रश्न संख्या 7 देख लीजिए। 7 में देखिए, इनमें से कौन सा शब्द उत्थान का विपरीतार्थक है? उत्थान का विपरीतार्थक बताना है। विपरीतार्थक का मतलब क्या होता है? तो आप क्या बताओगे? विलोम होता है। यानी कि उत्थान का विलोम क्या होगा? तो उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। उदय का विलोम क्या होगा? उदय का क्या होगा?
तो अस्त हो जाएगा, जैसे हम लोग कहते हैं सूर्य उदय और सूर्य अस्त हो जाएगा। झुकाव का क्या होगा, तो बताओगे झुकाव का हो जाएगा सीधा, सीधा होगा, या फिर क्या कहेंगे, खड़ा भी कहेंगे, खड़ा कहेंगे। नाश का क्या विलोम होगा, तो नाश का विलोम जो होगा वो आपका हो जाएगा निर्माण। ठीक है, नाश का विलोम निर्माण हो जाएगा। क्लियर है, चले आगे देखते हैं प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द केवट शब्द का अर्थ नहीं है, केवट शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो कौन सा नहीं होगा, तो केवट शब्द का जो अर्थ नहीं होगा वो निपुण नहीं होगा। बाकी धीवर, मांझी और मल्ला ये केवट के पर्यायवाची। तो निपुण किसका होगा, निपुण का मतलब क्या होता है, तो निपुण को क्या कहोगे, जिसे हम लोग कहते हैं चतुर। क्या कहते हैं, चतुर, चालाक। ठीक है ना, चतुर होता है, चालाक। कुशल क्या होगा, कुशल होगा। और क्या हो जाएगा, प्रवीण हो जाएगा। प्रवीण के अलावा और क्या हो जाएगा, दक्ष हो जाएगा। दक्ष के अलावा और क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे माहिर हो जाएगा। ठीक है, माहिर हो जाएगा। तो ये जो है निपुण के कुछ समानार्थी हैं या अर्थ हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, जिसके पास कुछ भी न हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा, यानी कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, यहां पर कहेंगे अकिंचन। विकल्प बी सही हो जाएगा, अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो। विनीत का मतलब क्या है, जो विनय, विनय मतलब दया, दया मतलब प्रेम से भरा हो, से भरा हो, परिपूर्ण हो। ठीक है, दरिद्र और गरीब ये दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं। दरिद्र और गरीब एक दूसरे के पर्याय हैं। इसका मतलब है जो जिसके पास, जिसके पास धन ना हो, धन ना हो, या फिर जो धन से रहित हो उसे कहेंगे गरीब या फिर कहेंगे दरिद्र। जो धन से रहित हो, जो धन रहित हो, जो धन रहित हो। ठीक है, क्लियर है ना यहां तक, चलें आगे देखिए। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। यहां पर जो 4 वाक्य दिए गए हैं इनमें 3 वाक्य गलत हैं और एक कोई वाक्य सही है, ये आपको बताना है। आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिए, चारों को पढ़ लीजिए, फिर बताते हैं कौन सा गलत या सही है। देखिए, राम और सीता वन को गई, क्या यह सही है। युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, क्या यह सही है। उसने धीमी स्वर में बताया, क्या यह सही है। या फिर उसने कुछ देर से उत्तर दी, यह सही है। तो आप लोग समझ गए होंगे कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो बताएंगे युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, विकल्प बी इसका जो है बिल्कुल सही होगा। राम और सीता वन को गई नहीं, तो इसमें गलत क्या है, तो कहोगे गए। ठीक है, उसने धीमी, धीमी नहीं, क्या कहोगे, उसने धीमे स्वर में बताया, या फिर इसी को हम कह सकते हैं धीमी आवाज में बताया। धीमी लगाओगे तो आवाज लगाओगे धीमी आवाज में और धीमे स्वर में। उसने कुछ देर से उत्तर दी नहीं, उसने कुछ देर से उत्तर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को बेहतर तरीके से मेरे ख्याल से। चलें आगे देखो। अगला प्रश्न है 11वां, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है ये आपको बताना है। तो क्या अशुद्धि है, सबसे पहले संगम का शुद्ध देखें। शुद्ध शब्द क्या होगा, संगम का शुद्ध शब्द क्या होगा, तो कैसे लिखोगे, ये आपका शुद्ध शब्द है। तो संगम में अब आप देखें कि यहाँ पर गलत क्या है, तो क्या कहोगे, चंद्रांग की जगह बिंदी होना चाहिए। और इसको बिंदी को कहते क्या है, तो इस बिंदी को कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। और यहाँ पर ये क्या लगा है, लगा है अनुनासिक। चंद्रांग को क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। तो गलत क्या है मेरे दोस्त, तो कहोगे अनुनासिक ही गलत है, अनुनासिक नहीं होना चाहिए, अनुस्वार होना चाहिए था। तो अनुनासिक यहाँ पर जो है अशुद्धि है। क्या बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना, आगे चलें।
प्रश्न संख्या 12, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है? यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है कि किस विकल्प में दोनों शब्द दिए हैं जिनको हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या बताएंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि देखें, पदवाचक शब्द, पदवाचक शब्द स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग व पुल्लिंग दोनों रूपों में, दोनों रूपों में प्रयोग होते हैं, प्रयोग होते हैं। तो यहां पर कौन से हैं पदवाची शब्द? तो विकल्प बी आपका, विकल्प गलत हो गया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये पदवाची है, जैसे हम कहें राष्ट्रपति, बात समझिएगा, राष्ट्रपति। अब अगर राष्ट्रपति कोई पुरुष हो तो क्या कहोगे? राष्ट्रपति आ रहे हैं। अगर राष्ट्रपति कोई महिला है, स्त्रीलिंग है, तो क्या कहोगे? राष्ट्रपति महोदया आ रही हैं, है ना। अब जैसे कहें कि कलाम साहब जो राष्ट्रपति थे, तो क्या कहोगे? राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब जी आ रहे हैं। अब जैसे इस समय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो क्या कहोगे? राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी आ रही हैं, है ना। तो दोनों रूपों में इसका प्रयोग हो गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए आगे देखो, प्रश्न संख्या 13, आने वाला क्षण लाल नजर आता है, नहीं, आने वाला क्षण काल नजर आता है, रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए। ये जो शब्द दिया है क्षण, इसका आपको वचन बताना है कि अब पहले हिंदी में वचन अगर पूछ लिया जाए तो कितने वचन होते हैं? तो बताओगे 2 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन, है ना। एक वचन और बहुवचन, हिंदी में 2 प्रकार के वचन। तो क्षण जो है ये क्या हो जाएगा? तो कहोगे क्षण जो है ये आपका एक वचन होगा। विकल्प आपका जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं अच्छे से? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इसको समझ पा रहे हैं। चले अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 14, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, इस वाक्य में कितने कर्म हैं? वेद पढ़ाता हूं, कितने कर्म हैं? तो जब वाक्य की बात आती है तो वाक्य में क्या क्या होता है? तो क्या बताओगे? कर्ता होता है, कर्म होता है, और क्या होता है? क्रिया होता है। क्या होता है? क्रिया। कर्ता मतलब क्या होगा? करने वाला, यानी कि कार्य को करने वाला। क्रिया का मतलब होता है कार्य, जो कार्य किया जा रहा है। और कर्म का मतलब है क्या, क्या किया जा रहा है, या फिर किस पर कार्य किया जा रहा है। ठीक है, किस पर। तो ये जो है आपका कर्म हो जाएगा। तो यहाँ देखें कि मैं वे लड़के को वेद पढ़ाता हूं, तो मैं क्या है? तो कहोगे मैं तो करता हो गया, क्यों? यही तो कार्य कर रहा है। पढ़ाता हूं ये क्या है? यही तो कार्य हो रहा है, तो ये हो गया आपका क्रिया, यही तो कार्य हो रहा है पढ़ाने का। लेकिन किसको और किस पर? तो किसको हो रहा है? लड़के को और वेद। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? तो कहोगे आप ये दोनों कर्म हो जाएंगे। तो कर्म कितने? तो बताओगे 2 कर्म हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चले आगे देखें प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 देखिए, प्रश्न संख्या 15, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? ये आप लोग बताएं कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम है कि प्रेम क्या है? तो क्या क्रिया है, विशेषण है, भाववाचक संज्ञा, या फिर अव्यय है? अब आप क्या समझ रहे होंगे कि प्रेम तो मैं करता हूं यानी कि कार्य, तो क्रिया नहीं भाई। प्रेम क्या है? प्रेम क्या है दोस्त? ये एहसास है। और प्रेम ये जो है खूबसूरत एहसास है, एहसास है। और प्रेम ये जो है खूबसूरत एहसास है। लेकिन प्रेम क्या है? एहसास है। और एहसास मतलब भावना है। ये क्या है? ये एक भावना है, भावना है जिसका सिर्फ एहसास किया जा सकता है ना।
तो क्या हो जाएगा, तो बताओगे भाववाचक संज्ञा है, प्रेम क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगर प्रेम का विशेषण की बात की जाए, प्रेम का विशेषण क्या होगा, तो क्या बताओगे, प्रेम का विशेषण आपसे पूछे तो बताओगे प्रेमी होता है, या फिर प्रेम प्रेम प्रेममय होता है, ये प्रेम का विशेषण होता है। ठीक है, प्रेम क्या है, तो प्रेम क्या है, ये एक अपने आप में ही ये एक विशेष्य है। ठीक है ना, क्लियर है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और क्रिया, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध हो उन्हें हम क्रिया कहते हैं। अब वे शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लिंग है, काल है, वचन है आदि के आधार पर जिनमें कोई परिवर्तन ना हो उन्हें ही हम अव्यय कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 16 और आज का अंतिम प्रश्न है, और आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द क्या है, यह क्या है, क्या क्रिया विशेषण है, विशेष है, विशेषण या फिर संज्ञा। तो सुहावना क्या है, ये क्या बता रहा है, मौसम की विशेषता बता रहा है। और मौसम क्या है, तो ये जो है संज्ञा शब्द है। क्या है, मौसम क्या है, ये संज्ञा शब्द है। तो अभी हमने बताया कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो मौसम की विशेषता क्या है, सुहावना है, किस शब्द से, तो सुहावना क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ये विशेषण हो जाएगा, विकल्प आपका जो है से सही हो जाएगा। मौसम आपका क्या होगा, तो मौसम कहोगे संज्ञा, यानी कि यही क्या है, ये विशेष है। क्लियर है, क्लियर है ना। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 16 प्रश्नों का अभ्यास किया है, इनके प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या को समझने का प्रयास किया, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से इनको समझ पाए होंगे। आप लोग अपना सुझाव जरूर कमेंट करके बताएं, कोई अगर आप सुझाव देना चाहते हैं जरूर स्वागत है आपका। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, आप लोग भी जो है चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिन्होंने नहीं किया है। ठीक, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। तब तक आप लोग जो है अपने स्वास्थ्य का बेहतर तरीके से ध्यान रखें, और घर पर बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करते रहें। हमारे साथ अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या फिर किसी भी अन्य टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के कंटेंट पर वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, किसी भी विषय पर अगर आपको चाहिए वो भी आप बताएं, तो हम उस विषय की भी आपको वीडियो लाकर जरूर देंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।